किसी ने वोडाफोन का कुछ बिल नहीं भरा था जो 86-90,000 हो गया था, उसके बेसिस पे फाउंडर रिजेक्ट हो गया। बीच में हुआ था कि 19,000 कंपनीज को गवर्नमेंट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया एज अ शेल कंपनी। आईपीओ इज द ओनली वे, जो एकमात्र तरीका है जिससे आप लीगली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। डिन नंबर डिस्क्वालीफाई होना इज अ वाइट कॉलर क्राइम। मतलब अगर आप वीजा लेना चाहो, यूरोप का वीजा तो भूल ही जाओ, यूएस का वीजा भी भूल जाओ, बिकॉज यू आर अ वाइट कॉलर क्रिमिनल। अनसिक्योर्ड डेट मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप मत लीजिए, बिकॉज इंडिया में आरबीआई ने 46% तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। 46। तो मेरे पास एक एनबीएफसी क्लाइंट है, वो 50% तक लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी रजिस्टर की, 51% मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रख दिया जी, या मम्मी के नाम पे रख दिया जी, तो जब पिच के लिए जाऊंगा तो उनको ले जाना पड़ेगा साथ में? ले जाना पड़ेगा। इनको एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, आप एनुअल डे पे इनको बुलाओ, फूल दे दो, शॉल पहना दो, दैट्स इनफ। उन्होंने कोई तो ऑनलाइन सीए से थोड़ा चीप में हो जाता है, अच्छा, तो उनसे कंसल्टिंग लिया था जो सही नहीं था। अच्छा, बाद में उनको अराउंड 10 लाख का पेनल्टी लगा। कल अगर कुछ होगा बस में आई विल पुट यू अंडर द बस, बराबर, मैं जीरो लायबिलिटी लूंगा। और मेरे वैसे भी 500 क्लाइंट्स हैं, बराबर। एक कम हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाने वाला हूं कुणाल सरपाल जी से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को लीगल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग कहां से जुटा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स मिलते हैं उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आप अपनी कंपनी का आईपीओ करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कुणाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आजकल ऐसा कल्चर बन गया है कि स्टार्टअप शुरू करेंगे, फंडिंग उठाएंगे, तो अब बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर स्टार्टअप शुरू करने के बाद हमको फंडिंग चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे हमको फंडिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? पहले आप जब बिजनेस शुरू करो, कंपनी या एलएलपी या ओपीसी, ये जो लीगल स्ट्रक्चर्स है बिल्कुल मत बनाओ। अच्छा, ये सारे व्हाइट एलिफेंट कहता हूँ मैं इसको। व्हाइट एलिफेंट यानी हाई मेंटेनेंस चीजें। अच्छा, तो आप शुरू जब करते हो ना, एक सिंपल प्रोप्राइटरशिप बनाओ या पार्टनरशिप बनाओ। अच्छा, 5-10,000 में बन जाता है। जब आपका बिजनेस 20 लाख रुपीस तक पहुंचेगा तब आप फिर पार्टनर ये एलएलपी, कंपनी या ओपीसी बनाओ। ये मेरा पहला एडवाइस है। आपका जो भी पैसा है ना, जो भी आपने सेविंग किया है या फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिया है, वो बिजनेस में लगना जरूरी है, सीए और लॉयर में लगना जरूरी नहीं है। राइट, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो डोंट मेक अस रिच, पुट इट इन योर बिजनेस। तो टिल 20 lakhs नो कंपनी। 20 lakhs एक बार पहुंच गए, फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना, बिकॉज उसी में आप किसी को शेयर्स दे सकते हो, उसी में बैंक्स भी प्रेफर करते हैं, एंड आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। तो गो एज पर द सिस्टम। अगर आपको मेरी तरह बनना है कि बिल्कुल किसी से पैसा लेना ही नहीं, खुद की ही कंपनी रखनी है एंड तक, फिर आप एलएलपी बना सकते हो, जैसे मेरी भी एलएलपी है। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस है, जिसको बहुत लंबा जाना है, फंडिंग लेनी है, लिस्ट करना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाए। अभी फंडिंग की बात, फंडिंग मोस्टली 3 सोर्सेज में होता है। पहला सोर्स होता है डेट फंडिंग, जो आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो, सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड में आपको कुछ कोलैटरल देना पड़ता है, गोल्ड या जो भी है। अगर आपने आपके बुक्स ठीक से रखे हैं, अगर आपने कंप्लायंसेस किए हैं, 2 या 3 साल बाद आपका शेयर सर्टिफिकेट भी आप कोलैटरल रख सकते हो। ये लोगों को पता नहीं है, बट जैसे अगर आपके पास आज इन्फोसिस के शेयर्स होंगे, आप उसको बैंक को देके वो शेयर वैल्यू के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। तो बहुत वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको प्लेजिंग कहते हैं। मोस्ट फाउंडर्स करते हैं। अनसिक्योर्ड डेट मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप मत लीजिए, बिकॉज इंडिया में आरबीआई ने 46% तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। 46। तो मेरे पास एक एनबीएफसी क्लाइंट है, वो 50% तक लेता है, मतलब 2% पर मंथ लेता है, 24%। उसके बाद प्रोसेसिंग फी, लेट फी, पेनल्टी, ये वो करके 50% पूरा चार्ज करता है। तो अनसिक्योर्ड से थोड़ा बच के रहो। अभी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो सिर्फ आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपको पैसा दे देंगे, बहुत रिस्की है वो। दूसरा एक हाइब्रिड फॉर्म होता है, जहाँ पे कोई आपको पैसा देता है और वो बोलता है कि मुझे इस पैसे पे 18% इंटरेस्ट चाहिए साल का। राइट, बिकॉज म्यूचुअल फंड में उसको 12-15% मिल रहा है, गोल्ड भी थोड़ा मिल रहा है, एफडी पे 6-7% मिल रहा है। सो आपके पास आएगा, बोलेगा ठीक है देखो 1 करोड़ चाहिए, टेक दिस 1 करोड़, मुझे इस पे एवरी ईयर 18% चाहिए। राइट, और 3 साल बाद जो भी अमाउंट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आपको पे नहीं करना है, आप कन्वर्ट करना है। बट अगर 3 साल में आपकी कंपनी अच्छा करती है तो उसको बहुत कम इक्विटी मिलेगा,
बराबर। अगर 3 साल में आपकी कंपनी गंदा करती है तो उसका इक्विटी ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। और तीसरा होता है इक्विटी, जहाँ पे आपका कंपनी का वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन के बेसिस पे उसको उतना शेयर्स मिल जाते हैं। लोगों को गलत फहमी है कि ये वापस देना होता है, वापस नहीं देना होता। इट इज़ फॉर प्रॉफिट और फॉर लॉस। ही इज़ अ पार्टनर विद यू। इक्विटी के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सपांड करके बताता हूँ। उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं, उनको अपन एंजल इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। राइट। 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक यूजुअली लोग पैसा लगा देते हैं। इसमें मोस्टली अर्ली स्टेज पे होता है। ये आपका ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं देखते, या आप पे पैसा लगा रहे, फाउंडर पे, आपकी स्टोरी पे पैसा लगा रहे। राइट। दूसरा होता है माइक्रो वीसी फर्म्स कहते हैं। 5-6 एंजल साथ में आते हैं, उनमें से एक एंजल का दिमाग बहुत स्ट्रांग है तो वो बोलते तू पैसा लगा हमारा भी, सो दैट इज माइक्रो वीसी। और थर्ड इज एक फ्रेंड्स एंड फैमिली आप राउंड कर सकते हो अगर आपको कम ज़रूरत है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इक्विटी में पहले लोग ये करते थे कि उसमें वैल्यूएशन करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपकी कंपनी 6 महीना पुरानी है या 1 साल पुरानी है, इसका इतना बड़ा वैल्यूएशन लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका सीक्रेट है कि उसको एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं। जहाँ पे आप बोलते हो कि मेरी कंपनी 5 साल में इतना करोड़ कमाएगी, इसलिए उसका आज वैल्यू इतना ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल टर्म है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसीलिए आप देखो वो भावेश अग्रवाल की जो नई कंपनी है, जो उसने लैंग्वेज लर्निंग मॉडल बनाया चैट जीपीटी जैसा, इट इज ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी, 1 महीने पुरानी कंपनी। ये जो ओला के अंदर अभी उन्होंने इनबिल्ट की है जी, राइट। तो मेंसा भी एक और कंपनी थी, आपने सुना होगा, 6 मंथ्स में $1 बिलियन हो गई। क्रेड भी 6 मंथ्स में हो गई, राइट। तो आप 6 मंथ्स में 7,000 करोड़ का वैल्यू कैसे ला रहे हो? तो ये आप ला रहे हो फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे। ये एब्सोल्युटली लीगल मेथड है। आई पर्सनली डोंट अग्री विथ इट, बट इट इज वर्किंग। दूसरा मॉडल है जो मुझे पसंद है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ, इज आपका 2 साल का अगर बैलेंस शीट बनता है और उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया है, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन निकलता है। अच्छा, टिपिकली अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ है और मैं लीगल फील्ड में हूँ, मुझे इसका 5 टाइम्स वैल्यूएशन मिल जाएगा, 25 करोड़ बराबर। अगर मैं टेक कंपनी हूँ और मेरा 5 करोड़ है, मुझे 15 टाइम्स मिल जाएगा, 15 टाइम्स, बिकॉज टेक कंपनी स्केलेबल होती है, राइट, कहाँ भी जा सकती है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस आपका मल्टीपल बढ़ते जाता है। दिस इज हाउ द एंटायर प्राइवेट इक्विटी गेम वर्क्स। लास्ट 5-7 ईयर्स में मैंने एक और चीज देखा है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही। जो इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी जो सबसे ज्यादा हायर करते थे लोगों को, उन्होंने अभी VRS देना शुरू किया है, उनको कम करना है, बराबर। बिकॉज अभी नया वॉर सारा साइबर सिक्योरिटी वैसा वाला हो रहा है, एक्चुअली नहीं हो रहा है। TCS इन्फोसिस पे अगर आप देखो, जो 5-10 लाख लोग हायर करते थे अभी नहीं कर रहे, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इस स्कीम्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। जैसे NS आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। तो स्टार्टअप इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। एवरी ईयर गवर्नमेंट एक 10,000 करोड़ सारे स्टेट्स में बांट देता है, और स्टेट अच्छे जो यूनिवर्सिटीज है उनको दे देता है। जैसे आपके मुंबई यूनिवर्सिटी को भी मिलता है, पुणे में 2-3 इंक्यूबेटर्स है उनको मिलता है, और इंक्यूबेटर्स भी स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। दिस इज ग्रांट। और ग्रांट में कैसा है, अभी मुंबई में और महाराष्ट्र में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, राइट। गुजरात में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो पूरा ये जो पैसा आता है ना, खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी तो कुछ बचा ही नहीं, जैन के पहले खत्म हो गया, बट बाकी स्टेट्स में अवेयरनेस बहुत कम है। तो ये भी मेरा एक आपको एक प्रो टिप आप ले लो। अच्छा, कि ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि आप गुजरात की कंपनी हो तो गुजरात में करना है। आप ऐसे स्टेट के अंडर अप्लाई करो जहाँ पे कंपटीशन कम है, तो आपको मिल सकता है 100%, राइट। जैसे गुजरात में मेरा एक स्टार्टअप अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में बहुत कंपटीशन है, तो हमने वडोदरा के एक इंक्यूबेटर में अप्लाई किया, जहाँ पे सिर्फ 3 एप्लीकेशन थे, तीनों को फंड मिल गया। वाह। तो आपको इसमें थोड़ा स्मार्ट बनना जरूरी है, बेसिक बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है, और मेरे हिसाब से 25 लाख इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग अमाउंट। जैसे अभी जो भी देख रहा होगा तो वो ये जानना चाह रहा होगा कि पता कैसे चले कि कहाँ पे मतलब फंड खत्म हो चुके हैं और कहाँ पे बचे रहेंगे? क्या इसका डेटा कहीं रहता है, या फिर हमको ही ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, यहाँ पे भी अप्लाई करूँ वहाँ पे भी अप्लाई करूँ? नहीं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। रियल टाइम डेटा तो नहीं मिलता, राइट। जब वो एप्लीकेशंस लेना बंद करते हैं, दैट इज द साइन कि फंड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, सबको फंड एग्जॉस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप पूरा पैसा खत्म नहीं करोगे, नया पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये भी नया रूल अभी इस बार आया है कि जो लोगों ने अच्छे स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है और उन स्टार्टअप्स ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, उनको गवर्नमेंट ने ज्यादा फंड दिया, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करने का स्किल अच्छा है।
Right. तो पुणे में एक इंक्यूबेटर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, बहुत पुराना कॉलेज है। अच्छा। आप अभी जो स्टारबक्स के सीईओ हैं अच्छा। उसी कॉलेज से। अच्छा। तो उनका इंक्यूबेटर है भाव इंस्टीट्यूट इंक्यूबेटर। उनको 3 times फंड मिला है बिकॉज उन्होंने जिस स्टार्टअप में पैसा लगाया है सारे आज बड़े कंपनीज हो गए। तो गवर्नमेंट उन्हीं को ज़्यादा रिवॉर्ड कर दिए। अब जैसे कि आपने कहा बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर किसी को अप्लाई करना है कैसे कर सकता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? करेक्ट, आपका LLP, OPC या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 2 ही रिक्वायरमेंट्स है बस। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हो गए लीगल। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपके 3 डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। एक आपका बिजनेस प्लान, आप अगर 25 लाख ले लोगे उससे क्या करोगे, तो उसको हम एंड यूज कहते हैं। अच्छा। कहाँ लगाओगे पूरा क्लैरिटी के साथ दे दो। तो मैंने ये भी देखा है कि जो पैसा दे रहे हैं ना उनके मन में एक बायस है। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करता है ना उसको लगेज मिल जाता है, बिकॉज कोई भी पैसा जो असेट में लग रहा है ना उनको बहुत कंफर्ट आता है। बट अगर आप बोलोगे ना 25 लाख में से 15 लाख में मार्केटिंग करूंगा, तो नहीं बोलते नहीं। बिकॉज क्या है, आई थिंक उनको भी कहीं जवाब देना है। और कोई अगर स्टार्टअप फ्रॉड निकला या कोई नहीं चला, वो एटलीस्ट जाके वो असेट लिक्विडेट करके थोड़ा पैसा वापस ले सकते हैं। राइट। तो मैं स्टार्टअप्स को ये रेकमेंड करता, ये भी मेरा एक हैक है आपके लिए कि अच्छा। आपका अगर 25 लाख का रिक्वायरमेंट आप दे रहे हो ना, एटलीस्ट 50% असेट में जा रहा है या स्टॉक में जा रहा है। अच्छा। ये आप दिखाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, अगेन ये भी मेरा हैक है आपके लिए, हर एक चीज का कोटेशन अच्छे वेंडर से लेकर उसमें अटैच करो, ताकि उनको कहीं पे भी ये ना लगे कि इसने लिखा है मैकबुक 3 लाख का। 3 लाख का मैकबुक नहीं आता है। तो आप सीधा कोई अमेजोन से ही निकाल लो, इनवॉइस लगा दो। राइट। तो उनको एक बार मालूम पड़ गया कि इसका बिजनेस मॉडल सही है, इसका एंड यूज सही है, और इसने जो एक्सपेंसेस बताए हैं वो भी लेजिटिमेट है, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। राइट। और किस किस कैटेगरी के स्टार्टअप्स को वो लोग प्रोवाइड करते हैं? एवरी कैटेगरी। बट जैसे मैंने बोला, अगर आपका स्टार्टअप ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता ही है, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हो, प्रोसेसिंग प्लांट्स आपको मिलेगा ही। बट जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी शुरू की है। अच्छा। और उसको पैसा चाहिए मार्केटिंग के लिए। अच्छा। उसको हमने अप्लाई किया आई थिंक 20 लाख के लिए, उसको मिला सिर्फ 8 लाख रुपीज। तो अच्छा। उसका फिर हमने क्या किया, स्मार्टनेस, हमने बताया कि हमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो मार्केट को स्टडी करे और फिर स्टॉक टिप्स रेकमेंड करे। राइट। वो सॉफ्टवेयर का 10 लाख उन्होंने अलग दे दिया। अच्छा, उनका अलग से मिला। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। अगर आपकी कंपनी में असेट नहीं भी है तो थोड़ा क्रिएट करो। और आपने ये नहीं बताया कि अप्लाई करना है तो किसी के थ्रू करना पड़ता है या डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, कैसे होता है ये? हाँ, इसमें प्रोफेशनल्स एक्चुअली अलाउड नहीं है कंसल्टिंग देना। अच्छा। बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि आप डायरेक्टली उस इंक्यूबेटर में अप्लाई करो। अच्छा। तो आप जब स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करते हो ना, आपको इंक्यूबेटर्स का लिस्ट आता है। अच्छा। तो उसको आपको टिक करना है और फिर आपका ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। अभी 1 अप्रैल को नया पैसा आएगा। अप्रैल से जून क्वार्टर में ही जैसे जो मेरे टच में हैं उनको हम लोग 200 एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। राइट। तो बाकी लोग जब जागेंगे सितंबर अक्टूबर, तब तक मिल चुका होगा। सो अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ टिप दे सको कि कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे कम यूटिलाइज होता है, वहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं? देखो, इंडिया पूरा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, बट इंडिया 5 स्टेट से चल रहा है। आपको पता है वो कौन से 5 स्टेट है, राइट? इन 5 स्टेट को छोड़ के आप कहीं पे भी अप्लाई करो, आपको फंड मिल जाएगा। इन 5 स्टेट में भी अगर आप मैक्सिमम सितंबर तक अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। अच्छा। बट कंपटीशन ज्यादा है। और इसमें भी एक स्मार्टनेस ये है कि आप अगर महाराष्ट्र में हो, आप पुणे मुंबई में मत करो अप्लाई, बहुत लोग हैं, बहुत कंपटीशन। नागपुर जाओ, अच्छा, वहाँ के इंक्यूबेटर में करो। अच्छा। नासिक जाओ, संदीप यूनिवर्सिटी है, वहाँ अप्लाई करो। सो ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ये स्टेट वाइज हैं कि एक एक सिटी वाइज होते हैं? मुंबई जैसे बहुत बड़ा है। हाँ। और मुंबई में कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है स्टार्टअप्स का। तो मुंबई के पास मुझे लगता है आधा डजन इंक्यूबेटर है। अच्छा। पुणे में 3 है। अच्छा। नागपुर में 1 है, नासिक में 1 है। अच्छा। बट इन नासिक में 1 है, उसको एप्लीकेशन 10 आते हैं। अच्छा। मुंबई में 6 है, एप्लीकेशन 800,000 आते हैं। बराबर। एक ये भी जानना चाहूंगा कि जब पैसा देते हैं तो क्या वो भी कंपनी का इक्विटी वगैरह कुछ लेते हैं, किस बेसिस पे देते हैं? वो डिपेंड करता है इंक्यूबेटर टू इंक्यूबेटर, बट इक्विटी बहुत कम लेते हैं। अच्छा। 1% 2%, दैट्स इट। मैक्सिमम केसेस में इट इज अ ग्रांट। बट उसमें भी ऐसा है, जो स्टार्टअप्स 25 लाख लेकर, जैसे मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या बहुत अच्छा टर्नओवर करते हैं, नेक्स्ट टाइम नया जब ग्रांट आएगा उनको प्रेफरेंस होता है। तो हर बार अप्लाई कर सकते हैं? हर बार अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार मिल गया अभी आपको नहीं मिलेगा। तो देखो जैसे मैंने बोला, अगर मुझे प्लास्टिक रिसाइकलिंग की फैक्ट्री डालनी है, राइट, और मैंने आपसे 25 लाख लिए, मैंने फैक्ट्री डाली और मैंने आपको एस्टिमेशन दिया था कि मैं 100 किलो डेली रिसाइकल करूंगा, बट मैंने किया 350 किलो, बराबर। तो मैं वापस आपके पास आ सकता हूँ कि देखो मैंने आइडिया थी, मैंने एग्जीक्यूट किया और जो बोला उससे 2 टाइम ज्यादा अच्छा किया, राइट। तो अभी मुझे आप 1 करोड़ दो ताकि मैं 350 की जगह 1000 किलो रिसाइकिल कर सकूं। सर आप ये बताइए कि ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, जैसे आपने बताया कि मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, सो कितने अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ फुल अमाउंट के लिए अप्लाई करो। अच्छा, आपका एप्लीकेशन जितना कंप्लीट है, जितना ट्रांसपेरेंट है और जितना आपके कोटेशन स्ट्रांग है, उस बेसिस पे वो लोग देंगे। अच्छा, बहुत रेयर केसेस में पूरा अमाउंट आपको मिलता है। आप मन में पकड़ के चलो, जो भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका 80% मुझे मिलेगा। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ है, उसके पहले आपका एक हियरिंग होता है। बिकॉज क्या होता है, अभी तो बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी एंड मेनी टूल्स आप देखोगे कि बंदा बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स है, बट जब वो खड़ा है पैनल के सामने, वो उसी के बिजनेस के बारे में क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज शायद उसने अपने मम्मी के नाम पे कंपनी बना दी, मम्मी को कुछ पता नहीं है। आप जब हियरिंग के लिए जाओगे, मेक श्योर आपका बिजनेस मॉडल पूरा आपको पता हो, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो, तो आप हियरिंग में आपके सीए को नहीं लेके जा सकते। सो मतलब जैसे शार्क टैंक में सब पिच होती है कि हम सेम, तो सेम वैसा होता है उसमें भी। बट यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, बिकॉज हमको पैसा नहीं बनाना है आपसे, शार्क टैंक में वो करना होता है ना, राइट। यहाँ पे हम यही चेक कर रहे हैं कि जेन्युइन है कि नहीं, जेन्युइन है। और साथ ही साथ में क्या अगर किसी ने महिला के नाम पे कंपनी रजिस्टर की तो क्या उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसे कुछ होता है? जी जी, तो अगर आपका जैसे शेयर होल्डिंग में 51% के ऊपर विमेन ओन्ड है तो आपको 100% प्रेफरेंस मिलेगा। अच्छा, अगर आप SC ST OBC में हो आपको 100% प्रेफरेंस मिलेगा। अभी नया रूल आया इस साल से कि जो लोकल है, जैसे अब महाराष्ट्र में आप मराठा हो, वो सब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और एक बायस होता है, पुणे में जो 3 इंक्यूबेटर है सारी यूनिवर्सिटीज हैं, COEP, MIT और AIC पिनेकल। मुंबई में भी इट इज यूनिवर्सिटी, जो सेंटा क्रूज में मुंबई यूनिवर्सिटी, कलिना यूनिवर्सिटी। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हो आपको बहुत प्रेफरेंस मिलेगा। तो बहुत लोग ये भी स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि एक वुमन रख दे, एक उस एडवाइजर ले लेते हैं उस यूनिवर्सिटी से, और मैंने ये भी देखा कि IIT वगैरह से भी एक एडवाइजर ले लेते हैं। अच्छा, जितना आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रांग होगा उतना आपका चांसेस मिलने के चांसेस ज्यादा हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी रजिस्टर की, 51% मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रख दिया जी, या मम्मी के नाम पे रख दिया जी, तो जब पिच के लिए जाऊंगा तो उनको ले जाना पड़ेगा साथ में? ले जाना पड़ेगा। तो उनको तो पता नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा, फंसोगे ना। हाँ, अच्छा, तो उनको तो भी पता होना चाहिए। इंडिया में जब ये रूल बना था कि जो लिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, इनका 1/3 वुमन होना चाहिए। अच्छा, इस रूल का इंटेंशन क्या था कि विमेन को एज अ रिप्रेजेंटेशन मिले। इस रूल का इंटेंशन ये नहीं था कि आप आपकी मम्मी और वाइफ को, हाँ, उनके नाम पे आप बेनिफिट ले सको। हाँ। अब जैसे आपने ये तो बताया कि गवर्नमेंट के ग्रांट्स कैसे मिलते हैं, कैसे इंक्यूबेटर में जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि भाई ये सीड फंडिंग हुई, उसके बाद में सीरीज A हुआ, सीरीज B हुआ, फिर ये सीरीज कहाँ तक चलती है, और ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जो बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका मॉडल ही ऐसा है कि हमको पहले पैसे जलाना है, मार्केट कैप्चर करना है, एक बार लोगों को आदत लगा दी हमने, उसके बाद हम प्राइसिंग शुरू करेंगे। जैसे उबर का मॉडल है, जोमेटो, ऑल दी स्टार्टअप्स, इनका मैंने देखा है EF तक जाता है। अच्छा, ये राउंड सीड से शुरू होके EF तक जाता है, और तब तक ये लोग इतने बड़े हो चुके होते हैं, इतने छोटा छोटा प्रॉफिट बना चुके होते हैं कि वो IPO कर सकते हैं। बट ये सारे वेस्टर्न टर्म्स है, आप इसको इंडिया में अगर बोलोगे तो आप उसको 1 2 3 से ही कैलकुलेट करो। ये भी मेरा रिकमेंडेशन है कि फंडिंग लेना इज नॉट सक्सेस, बिकॉज कोई भी आपके बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो आपसे रिपोर्टिंग मांगेगा, वो आपका पैसा कहाँ स्पेंड होगा इसमें टिप्पणी देगा, आपके बोर्ड पे उसका एक आदमी रखेगा तो चेक कि आपने जो बोला था वहीं पे आप फंड लगा रहे हो। बिकॉज बहुत लोगों ने मिसयूज किया है। प्रॉफिटेबल हो और जितना आप इन्वेस्टर ना लो उतना अच्छा है। बट कोई कोई बिजनेसेस होते हैं, जैसे मेरा भी क्लाइंट है मुंबई में, मेडिसिन वन नाम का। अच्छा। वो मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन खरीदता है और 30% डिस्काउंट में पब्लिक को देता है। बॉम्बे में अच्छे पॉश एरियाज में, साउथ बॉम्बे में है। पर ब्रांच पर डे 3 लाख का सेल है उसका। अच्छा। पर आउटलेट। अभी उसके पास इतने इंक्वायरीज हैं कि उसको 30 आउटलेट खोलने हैं बॉम्बे में। अभी 30 आउटलेट वो खुद के प्रॉफिट से नहीं खोल सकता। राइट। इसलिए मैंने उसको इन्वेस्टर ला के दिया। अच्छा। जो अभी 15 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो 30 आउटलेट्स खोल सके। तो अगर आपको ऐसा एक्सपांशन करना है तभी आप फंडिंग लो। तो बिजनेस में
ये भारत में वगैरह ठीक है एग्जांपल, सबसे अच्छा ज़ेरोदा ही है। आज तक पूरा कंपनी उनके ब्रदर्स के पास ही है, right, एक भी इन्वेस्टर नहीं है। उनको जहां वो स्पेंड करना है वो कर सकते हैं। आईपीओ जब करना होता है तो अगर कोई भी कंपनी बना रहा है, वो चाह रहा है कि मेरी कंपनी का आईपीओ एक ना एक दिन आईपीओ होना चाहिए, तो कम से कम कितने अमाउंट, मतलब कितना टर्नओवर होना चाहिए और उसका क्या प्रोसेस होता है? आईपीओ इज द ओनली वे, जो एकमात्र तरीका है जिससे आप लीगली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। कंपेरेटिव दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। और ये भी थोड़ा कल्चर की बात है। जैसे जब मैं गुजरात में जाता हूँ, स्पेशली सूरत सिटी में, वहाँ पे बिजनेसमैन बहुत क्लियर होता है। वो बोलते हैं आज हमने कंपनी बनाई, 3 साल में आईपीओ करना है। मतलब बहुत सिंपल तरीका है। बॉम्बे में भी अगर आप आते हो बहुत क्लियर होता है। और एक बार अगर आप थोड़े अच्छे लेवल तक पहुंच गए, एक 10-20 करोड़ टच कर गए, फिर आपका बैंकर ही आपका पार्टनर बन जाएगा, खुद ही आपके कंपनी में इक्विटी ले लेगा और आपका आईपीओ कर देगा। उसके 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है एसएमई आईपीओ। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये आपको अवेलेबल है जब तक आप 25 करोड़ की कंपनी हो। 25 करोड़ यानी टर्नओवर नहीं, 25 करोड़ यानी नेटवर्थ, कैपिटल, टर्नओवर, असेट पूरा मिला के 25 वंस। एंड आपका जैसे मैंने बोला 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए मिनिमम, प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल। अच्छा। और 3 साल प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, 1% से भी बढ़ेगा तो चलेगा। दैट इज द क्राइटेरिया। एंड ऑफ कोर्स बुक्स क्लीन चाहिए, जीएसटी फाइल चाहिए, कहीं पे भी नॉन कंप्लायंस अलाउड नहीं। क्लीन ट्रांसपेरेंट कंपनी होनी चाहिए। एसएमई बोर्ड पे आप 25 करोड़ तक लिस्ट करो, 500 करोड़ तक उठाओ। अभी ये कंपनी जो हम हेल्प कर रहे थे, एडिक्टिव लर्निंग, लॉ सीखो, आपने शायद देखा होगा, 2016 या 17 की कंपनी है। अच्छा, आपने उनको हेल्प किया था? वी हैड हेल्प देम, वन ऑफ द एडवाइजर्स। तो काफी वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो आई वुड से दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने बोला 1 करोड़ का भी अगर आपका टर्नओवर है, कर सकते हैं, एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बट अगेन जब आप पब्लिक का पैसा लेते हो तो हमारा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आपके ऊपर आके बैठ जाता है। फिर बहुत नजर रहती है। फिर नजर रहती है। आप जब बोर्ड मीटिंग करते हो, उस बोर्ड मीटिंग के खत्म होते ही आपको रिपोर्टिंग करना है कि आपने क्या डिसीजन लिया। बिकॉज हर डिसीजन से स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। एक बार आप 25 करोड़ की बड़ी कंपनी हो गए, फिर आप सीधा मेन बोर्ड पे जाओ। अच्छा। जैसे आप बाकी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही आपका होगा। आपको उसमें 3 लोग लगेंगे, एक पूरा स्ट्रॉन्ग लीगल टीम लगेगा, एक बैंक लगेगा जो आपका लीड मैनेजर जैसे काम करेगा। अच्छा। और आपका एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होगा। अच्छा। जो आपके शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट करेगा। आईपीओ करने का ही खर्चा अराउंड 1 करोड़ लग जाता है। बट एसएमई आईपीओ में उसको करने का खर्चा यूजुअली 10 to 15 लाख होता है। ऐसे भी सुनने को मिलता है कि आईपीओ करवाने में मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स होती है वो हेल्प करती है, ये जो हमारी रिटेल बैंक्स होती है ये नहीं करती। बिल्कुल सही। आपको ऐसे ही बैंक्स के पास जाना है जिनके पास एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्पेसिफिक डिवीजन हो। मेरा एक्सपीरियंस एचडीएफसी और कोटक के साथ बेस्ट रहा है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, अच्छा, पैसा नहीं मिल रहा है बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक 12-13 आईपीओस किए हैं, तो दीज बैंक्स हैव बीन द बेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईपीओ में, आईपीओ फेल होने का चांसेस इंडिया में इज 0%। बिकॉज सेबी ने रूल बनाया है कि कभी भी कोई आईपीओ करे उसको 100% अंडर राइट करना है। अंडर राइट यानी एक सिक्योरिटी की तरह एक इन्वेस्टर रेडी होता है। अच्छा। कि अगर आईपीओ 97% सब्सक्राइब हुआ, 3% नहीं हुआ, वो रेडी है 3% लेने को। अच्छा। अगर आपका 3% सब्सक्राइब हुआ, 97% नहीं हुआ, वो लेने को रेडी है। अच्छा। तो आपका आईपीओ फेल होने के चांसेस ना के बराबर है। तो मतलब अगर कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो आप फेल कब हो सकते हो, जब आपको सेबी अप्रूवल ना दे। राइट। वो सेबी आपको अच्छे से चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल। कुछ केसेस में किसी ने वोडाफोन का कुछ बिल नहीं भरा था जो 86-90,000 हो गया था, उसके बेसिस पे फाउंडर रिजेक्ट हो गया। तो उसको फिर हमको निकालना पड़ा, किसी और को लाना पड़ा और फिर वो अप्रूव हो। तो ना सिर्फ आपकी कंपनी चेक नहीं हो रही, आपके जो फाउंडर्स हैं उनका भी सिविल, क्रिमिनल रिकॉर्ड सब चेक हो रहा है। और पिछले कितने साल तक का चेक करते हैं? 8 years। मैक्सिमम केसेस में जो फटाफट अप्रूवल होता है ना सेबी से, उनका मैंने एक चीज देखा है कि लोग बोर्ड बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा। जैसे मैक्सिमम, जैसे अगर आप रिलायंस भी आज देखो, इट्स एन अंबानी कंपनी, लाइक मैक्सिमम शेयर होल्डिंग उनके पास है। विप्रो इज अ प्रेम जी कंपनी, HCL इज अ नाडार फैमिली। आप समझ रहे हो ना। बट आप जब आईपीओ के लिए जा रहे हो ना, आपको खुद को एक LNT की तरह पोजीशन करना है। अच्छा। कि मैं और मेरा भाई हम शेयर होल्डर हैं, बट हम एक चेयरमैन कैपेसिटी में है। हमारी कंपनी चलाती है एक प्रोफेशनल टीम। हमारा एक CFO है जो आता है IIM अहमदाबाद से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा लॉयर है कुणाल,
ये बैकग्राउंड है उसका। राइट। हमारे जो HR हैं वो आते हैं US में इस कंपनी को मैनेज करके। तो जितना आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा, अच्छे ब्रांड की एजुकेशन होगी, आपका उतना चांसेस ज्यादा है। आपने IPO के 1 साल पहले उनको बुलाया तो सेबी को दिखता है कि क्या चल रहा है। IPO के लिए मतलब जैसे इसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग इज मेकअप, लास्ट मिनट मेकअप। राइट। अब वो मत कीजिए, 3 साल तक उनको रखिए। इनको 1 भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। अच्छा। आप एनुअल डे पे इनको बुलाओ, फूल दे दो, शॉल पहना दो, दैट्स इनफ। अच्छा। बट इनका जो प्रोफाइल आपके बोर्ड में बहुत हेल्पफुल रहे। सो अगर मान लो जैसे मुंबई में है, मुंबई से कोई दिल्ली से है या फिर बड़ी सिटी से है, तो ऐसे लोग मिलना, थोड़ा सा उनको रीच आउट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो थोड़े से टायर 2 टायर 3 सिटी से है, तो कैसे रीच आउट कर सकता है ऐसे लोग? आई वुड से द बेस्ट वे इज लिंक्डइन। अच्छा। आप उनको लिखो, और सबको मैंने देखा है सब प्यार और रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं, एवरीबडी। हाँ। तो अगर आप उनको बुलाओगे, बोलोगे सर आई वांट योर एडवाइस, ये वो ज्ञान देने में एवरीबडी इज एक्सपर्ट। तो आप, एंड जैसे मैं बोला, यू डोंट हैव टू पे देम आल्सो। आपका 6 मंथ्स या 1 ईयर में एक एनुअल फंक्शन रखो जहाँ पे आपके बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाओ। जो अच्छे एम्प्लॉइज है उनके हाथ से उनको एक अवार्ड पकड़ा दो, दैट्स इनफ। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने CA भी किया है, CS भी किया है, फिर आपने लॉ भी किया है, तो ये जो लॉ करने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन था, या आप जो काम कर रहे हो तो आप CA और CS रह के भी कर सकते थे? करेक्ट। सिंस मैं लिटिगेशन भी करता हूँ, मतलब कोर्ट्स के सामने भी जाता हूँ। अच्छा। CA सिर्फ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जा सकता है। अच्छा। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकता है, जो अपील वाला होता है। CS एक कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकता है, और NCLT और NCLAT जा सकता है। अच्छा। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन के सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा। हमारे काम के जो कोर्ट्स बने हैं वहीं जा सकते हैं। बट मुझे कभी कभी अगर किसी बहुत क्लोज फ्रेंड का डिवोर्स केस हैंडल करना है, बराबर, मुझे किसी का इंसॉल्वेंसी केस हैंडल करना है, कोई बैंकरप्ट हो रही है कंपनी, किसी का सॉफ्टवेयर पेटेंट हैंडल करना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो पहले क्या करना पड़ता था, वहां के कोर्ट का जो एक्सपर्ट है उसको मैं पूरा केस बना के, पूरा डॉक्यूमेंट्स बना के, सिर्फ उसकी सिग्नेचर के लिए आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम। तो मैंने सोचा लॉन्ग टर्म, देखो मुझे तो ये टिल 90 करना है, मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा। तो व्हाई शुड आई कीप डिपेंडेंस, इसलिए मैंने लॉ भी किया। अभी मैं वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरी कोर्ट आई कैन रिप्रेजेंट। और हमको अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है ये जो कंपनी है वो NCLT में चली गई है। करेक्ट। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो बनाया था एटलस साइकिल के ऊपर। करेक्ट। जो NCLT में चली गई, देन फिर वो जो NCLT की टीम थी उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अभी उनके मतलब लोग रखे हुए। करेक्ट, टेक ओवर कर लिया। हाँ। सो ये NCLT में क्यों जाती है, और NCLT मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? इंडिया में जब कोर्ट सिस्टम शुरू हुआ, देखो हम बहुत यंग कंट्री है। हाँ। हमको लगता है कि बहुत पुराने, बट वी आर जस्ट 75 years old, राइट? अमृत महोत्सव चल रहा है। कंपैरिजन में अगर आप UK देखे, उनके लॉ को डेवलप होने के लिए, बिकॉज उनको किसी ने रूल नहीं किया है, राइट, वो खुद ही रूलर्स थे, तो उनको 300-400 साल मिले हैं। US को इंडिपेंडेंस मिलके ऑलमोस्ट 250 years प्लस हो चुका है। राइट। अभी इन डेमोक्रेसीज को आप देखोगे वर्सेस इंडिया देखो, वी आर जस्ट चिल्ड्रन। हमारे यहाँ सारे केसेस पहले एक ही कोर्ट में जाते थे, फिर जैसे जैसे बर्डन बढ़ने लगा वैसे स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनने लगे। जैसे आज अगर डिवोर्स, कस्टडी होता है, फैमिली कोर्ट जाता है, लेबर इश्यूज लेबर कोर्ट जाते हैं, वैसे ही कंपनी लॉ के इशू, कंपनी के लीगल इश्यूज आज सारे NCLT जाते हैं। ये एक ट्रिब्यूनल है जो एक स्पेशलाइज्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो कंपनी के केसेस हैंडल करता है। अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तब NCLT में जाता है, या उन्होंने कुछ गड़बड़ की रहती तब जाता है? नहीं, इट कैन बी, जैसे पॉजिटिव मर्जर भी हो सकता है। अच्छा। अगर मेरी कंपनी और आपकी कंपनी मर्जर करना चाहे, हमको एक स्कीम ऑफ मर्जर बनाना पड़ता है। अच्छा। और वो NCLT से अप्रूवल करना पड़ता है। Okay. तो NCLT ऐसा नहीं है कि सिर्फ पनिश करने के लिए बना है। अच्छा। इट फॉर गुड थिंग्स ऑल्सो, बैड थिंग्स ऑल्सो। बहुत सारे कंपनीज जो लोन्स रीपे नहीं कर पाते, तो बैंक्स उनको NCLT लेके जाते हैं। जो भी लेंडर है, क्रेडिटर है, उनको NCLT लेके जाएगा। NCLT में 2 चीजें होती है, आपका बोर्ड पूरा मैनेजमेंट हटा देते हैं, अच्छा मैनेजमेंट बिठाते हैं, और बिजनेस को टर्न अराउंड करने को ट्राई करते हैं। अगर वो कर पाए तो सारा पैसा वापस रीपे हो जाएगा। दूसरा, अगर उनको लगता है कि मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, आपके जो भी एसेट्स हैं सारे लिक्विडेट होते हैं, बेच देते हैं, नीलामी करते हैं, और जो भी नीलामी का अमाउंट है वो फिर बैंक्स और क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो NCLT का मेन यूज आज इस तरीके से हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लीगल कंसल्टेशन लेते हैं
तो आप भी लीगल कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि लीगल कंसल्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? लीगल कंसल्टेशन बहुत तरीके का होता है, मैं उसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डालना चाहूँगा। पहला होता है कंप्लायंस। आप जब कोई भी कंट्री में काम करते हो, उस गवर्नमेंट के नियम आपको फॉलो करने होते हैं, तो एक सेट ऑफ लॉयर्स होते हैं जो आपको कंप्लायंस में हेल्प करते हैं। आपके ट्रेडमार्क्स, आपके कॉपीराइट्स, वो सब ठीक है कि नहीं, आप एम्प्लॉयज़ को ठीक से पे कर रहे हो कि नहीं, तो वो सारे कंप्लायंसेस होते हैं। दूसरा होता है नीड बेस्ड लीगल सर्विसेज। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े कंपनीज जैसे मारिको हो गया, वो सारे छोटे ब्रांड्स को अक्वायर कर रहे हैं। राइट। जैसे पुणे का अच्छा ब्रांड था ट्रू एलिमेंट्स नाम का, जो हर्बल टी वगैरह बनाता था, मारिको ने उसको खरीद लिया। बियर्डो नाम का एक ब्रांड था, जिन्होंने यश को लिया था ब्रांड एम्बेसडर, मारिको ने उनको खरीद लिया। अच्छा, उनको भी खरीद लिया जी। ओके। तो खरीदने का जो प्रोसेस है वो पूरा एक लीगल स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको एक लीगल टीम की जरूरत होती है। और तीसरा होता है लीगल सर्विस, जहाँ पे आपको बिकॉज आप इतने आज बड़े हो चुके हो, या आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस इतना लार्ज हो चुका है कि अभी आपको जैसे एक राजा के 9 एडवाइजर्स होते थे, वैसे ही आप भी एक राजा जितने बड़े किंगडम चला रहे हो, तो आपको आपके एडवाइजर्स चाहिए। तो जैसा आपका फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, HR का है, लीगल का भी आपको एक इन हाउस टीम बनाना पड़ता है। सो अभी आपने जो बताया उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, तो क्या छोटी कंपनी सामने से जाती है, या फिर जो बड़ी कंपनी की टीम होती है वो उनको अप्रोच करती है कि बाबा तुम हमारा मार्केट खा रहे हो, एक काम करो, ऐसे कुछ होता है? दोनों हो सकता है। अच्छा। बट मैक्सिमम केसेस में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो कोई फील्ड में और आपने बड़ी कंपनी के आप नज़र में आ गए, तो बड़ी कंपनीज क्या सोचती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एक स्नैक लॉन्च किया, बहुत अच्छा एक नमकीन लॉन्च किया, बहुत बिक रहा है पुणे में, महाराष्ट्र में बहुत बिक रहा है, 100 करोड़ का मैंने बिजनेस कर दिया। अभी मैं नज़र में आ गया हल्दीराम के, पेप्सिको के नज़र में आ गया, तो मैं क्या सोचूंगा एज अ बिजनेसमैन, क्या मैं पेप्सी जितना बड़ा नेटवर्क बना सकता हूँ दुनिया में, और एट द सेम टाइम क्या पेप्सी मेरे ब्रांड को हर घर तक पहुंचा सकता है जो मैं नहीं पहुंचा सकता। उस केस में आपको एक्विजिशन होना चाहिए, और पेप्सी भी आपको कभी भी फायर नहीं करता। अच्छा। वो आपका शेयर्स पूरा ले लेता है। अच्छा। बट आपका डिवीजन, आपके एम्प्लॉय, आपका ब्रांड सब आप ही चलाते हो, सिर्फ आज उसका जो ओनरशिप है वो चेंज हो गया जी। जैसे मान लीजिए किसी फाउंडर ने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसको एक्वायर कर लिया गया जी, तो उस केस में फिर फाउंडर वहां पे जो काम करता है उसको सैलरी मिलती है किस बेसिस, या फिर उनके पास भी कुछ हिस्सा छोड़ा जाता है? हाँ, कुछ हिस्सा छोड़ा जाता है ताकि फाउंडर को भी मोटिवेशन रहे और इंटरेस्ट बना रहे। फाउंडर अकेला ज्यादा अचीव नहीं कर पाता, बट फाउंडर के साथ जो टीम होती है वो टुगेदर बहुत अचीव करते हैं। तो जो भी आपको अक्वायर करता है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि आपका टीम और आपका कोर टीम कभी डिस्टर्ब ना हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो 1 या 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड देते हैं। अच्छा। कि हम आपको अक्वायर करेंगे, आप 2 साल तक तो रहोगे ही, उसके बाद हम हमारा मैनेजमेंट लेके आ जाएंगे, फिर वो बाहर हो जाएंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा, मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, सो वो कौन सा टाइम होता है जब किसी लीगल कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि उनके आसपास में अगर कोई सीए होता है, उनके पहचान में कोई सीए होते हैं, उन्हीं से मतलब लीगल एडवाइस ले लेते हैं, उनका काम चल जाता है। तो कब लीगल एडवाइजर्स पिक्चर में आते हैं, उसके बारे में बताइए। डिपेंड करता है आप किस तरह का स्टार्टअप कर रहे हो। अच्छा। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल चीज कर रहे हो तो आपका जो रेफरेंस या फैमिली सीए है, आई थिंक इट्स गुड इनफ, आप उसी के साथ कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा स्टार्टअप बना रहे हो जिसमें कोई आप इन्वेंशन कर रहे हो या कोई इनोवेटिव चीज कर रहे हो, या आप बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को हायर करोगे, ऐसे केसेस में आपको ऐसे प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहिए जिसने पहले भी ऐसे क्लाइंट्स हैंडल कर चुके हैं। ओके। एंड जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लाइंट है इवेंट बीप नाम से, शार्क टैंक पे भी फंडिंग ले चुके हैं, मैं इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ उनमें। अच्छा। उन्होंने कोई तो ऑनलाइन सीए से थोड़ा चीप में हो जाता है। अच्छा। तो उनसे कंसल्टिंग लिया था जो सही नहीं था। अच्छा। बाद में उनको अराउंड 10 लाख का पेनल्टी लगा, जो काफ़ी बड़ा था बिकॉज उनका टर्नओवर उतना नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर लिंक्डइन पे बड़ा पोस्ट लिखा था, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट वगैरह। अच्छा। सो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हो, आपका जीएसटी भी टच नहीं हुआ है, 20 लाख भी टच नहीं हुआ है, तो इतना आप बिजनेस पे फोकस करो, लीगल वगैरह पे मत करो। बट 20 लाख से जब ऊपर जा रहे हो, यू हैव टू। तो 3 पैरामीटर मैं बताना चाहूंगा। एक, आपका टर्नओवर 20 लाख, 10 फुल टाइम एम्प्लॉइज अगर आपके हो रहे हैं, और अगर आप
घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, आपने अगर कमर्शियल कोई स्पेस नहीं लिया है, इन 30 चीजों तक लीगल का इतना मत सोचो। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने लिंक्डइन पे एक लंबा सा पोस्ट लिखा और सबको बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मान लीजिए कोई स्टार्टअप है जिसने 20 करोड़ का टर्नओवर भी पार कर लिया है, उसके पास एम्प्लॉयज भी 10 से ज्यादा है और वो नहीं लेते हैं किसी की हेल्प और अपने हिसाब से ही चलते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में? जैसे मैंने बताया, इंडिया में जो लॉज आपको एप्लीकेबल होते हैं, जो आपको लीगली चीज करनी पड़ती है, वो प्रोग्रेसिव है। अच्छा। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो उतना गवर्नमेंट स्क्रूटिनी बढ़ते जाता है। राइट। जैसे आज जितना जोमेटो को सेबी देख रहा है, वैसे जोमेटो को पहले कोई नहीं देख रहा था, वो छोटे थे। अच्छा। तो जैसे बोलूँगा, एक टाइम के बाद आपको मेरे से भी मोर एक्सपीरियंस्ड और बड़े लॉ फर्म्स का एडवाइस लेना पड़ेगा। आपका स्टेज के अनुसार आपके प्रोफेशनल्स चेंज होते जाएंगे, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगे, सीए रिक्वायरमेंट चेंज होते जाएगा। एक 5 कॉमन एग्जांपल्स देता हूँ। अच्छा। जो हमेशा प्रॉब्लम होती है। पहला चीज़ मैंने देखा है, मोस्ट जो नया स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, किसी घर के एड्रेस पे रजिस्टर करते हैं कंपनी, बिकॉज कमर्शियल एड्रेस में डिपॉजिट ज़्यादा होता है, रेंट ज़्यादा होता है और कमिटमेंट भी ज़्यादा होती है। 1 साल 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। तो घर पे स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ये है, 3 है। एक तो आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स का जब नोटिस आएगा, वो आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से आएगा। अच्छा। तो घर का आप जो 2-3 हज़ार प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, सडनली वो 1 लाख हो जाएगा, फिर आप सरप्राइज हो जाओगे कि क्यों आया। अच्छा। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टार्ट कर रहा है वो एक कोवर्किंग स्पेस या एकदम छोटा कोई शेयरिंग कमर्शियल स्पेस में ही करे, घर के एड्रेस पे ना करे। नंबर 2, अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉय आपको 10 के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका जो प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन है, ESIC का रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू गेट दिस डन, बिकॉज ये लोग अगर कभी भी आप पे कंप्लेंट लाते हैं तो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इधर आप 10 एम्प्लॉय दिखाओ ही मत, या अगर दिखा रहे हो तो कंप्लायंस इज परफेक्ट कंप्लीट करो। नंबर 3, GST का भी अभी इट इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी। तो ऐसे लोगों के साथ ही काम करो जो खुद भी GST में रजिस्टर्ड है, ताकि आप जो इनवॉइस रेस करो वो पे करे, क्रेडिट सिस्टम प्रॉपर बना रहे। वहाँ पे मैंने बहुत स्क्रूटिनीज देखी है। 4th, कभी कभी क्या होता है, बिजनेस आइडिया से एग्जीक्यूशन तक टाइम लग जाता है। उस टाइम में आप ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखते हो, जो फाइलिंग के। तो फाइलिंग में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है एनुअल फाइलिंग, जो आपके मार्च में बुक्स क्लोज होते हैं और जुलाई से सितंबर में फाइलिंग होती है। वो आपको करना ही है। आप बिजनेस करो, लॉस करो, प्रॉफिट करो, कुछ भी करो, यू हैव टू फाइल। सेकेंड इज, कोई भी इवेंट हो, नया पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो इवेंट बेस्ड आपको 30 डेज में फाइलिंग्स कंप्लीट करनी होती है। कंपनी बनने के बाद आपको बैंक अकाउंट खोल के उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी डिपॉजिट करना है। और एक दो बताना होगा, तो वो अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। कभी आया, पैसा निकाल लिया, कभी कैश उसमें डिपॉजिट कर दिया। योर करंट अकाउंट इज ऑलवेज अंडर स्क्रूटिनी। बैंक आपकी तरफ से बैटिंग नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कर रहा है। अच्छा। और गवर्नमेंट ने बैंक्स को क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं कि अगर ये सारे एक्टिविटीज होती है, आप इंटरनली हमको रिपोर्ट करो, हम फिर आपको नोटिस भेजेंगे कंपनी को। आप भी सोचोगे कि इनको मालूम कैसे पड़ रहा है, तो इट इज थ्रू द बैंक्स। उसके बाद सबसे बड़ा मिस्टेक मैं बोलूंगा इज पेपर वर्क नहीं करते इनिशियली को फाउंडर्स। बहुत ट्रस्ट पे फ्रेंडशिप में चल रहा होता है, बिकॉज एनर्जी हाई होता है, एंथुजियाज्म होता है। तो पहला साल इट इज ओके, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, इट्स फाइन। राइट। बट जब भी अगर स्प्लिट होने की बात हुई, या कोई इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है जो आपके कोर टीम में है, जिसके पास आपका सारा डेटा है, आपके बैंक स्टेटमेंट्स है, बहुत आपको डैमेज कर सकता है। जब ये बंदा निकलना चाहेगा, बंदा बंदी व्हाटएवर, आपका पेपर वर्क नहीं होगा, यू कांट डू एनीथिंग। तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि आपका बिजनेस पेपर ड्रिवन होना चाहिए, पीपल ड्रिवन नहीं होना चाहिए। जो भी डील कर रहे हो उसको आप पेपर पे लेके आओ, उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, ईमेल पर लेके आओ। ईमेल इज ऑल्सो ओके, बट डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। बिकॉज लेट्स अज्यूम आपके अगर को फाउंडर हैं, अगर आपके साथ 1 साल बाद स्प्लिट होते हैं, तो आपके क्लाइंट्स किसके पास जाएंगे, नाम किसके पास जाएगा, ऑफिस किसके पास जाएंगे। देयर आर सो मेनी एसेट्स जो बिजनेस में क्रिएट होते हैं। तो मैंने देखा है फाउंडर्स कुछ करते ही नहीं है, को फाउंडर अग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स, कुछ नहीं होता, पॉलिसी भी नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे कंपनीज को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे एक फीमेल एम्प्लॉय अगर छोड़ के जा रही थी, उन्होंने उन पे हरासमेंट का केस कर दिया, बिकॉज उन्होंने उनको फायर कर दिया नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी अगर आप पेपर ड्रिवन हो। और लास्ट मिस्टेक, अगर अभी मैं नेटपिक कर रहा हूँ बिकॉज आपने पूछा है, वर्किंग विद
चीप प्रोफेशनल। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी के साथ काम करो, आपकी अगर शादी या वेडिंग फोटोग्राफर की कोई भी प्रोफेशनल के साथ काम करो, उनके आप 3 रेफरेंसेस लो और देखो कि आपका और जो पहला एक्सपीरियंस हो कितना मैच हो रहा है, और थोड़ा एक्सपेंसिव बट रेलेवेंट प्रोफेशनल के साथ काम करो। बिकॉज हमारे फील्ड में ना हमें इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी यानी मैंने आपको कोई एडवाइस दिया, मैंने आपको कोई स्ट्रक्चरिंग किया, कल आपको अगर नोटिस आया, मेरा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 है। बिकॉज आप कोई भी सीए या लॉयर का साइन देखोगे, उसके नीचे एक लाइन होता है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड नॉलेज, अच्छा, ऑन बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड टू मी। कल अगर कुछ होगा बस में आई विल पुट यू अंडर द बस, बराबर, मैं 0 लाइबिलिटी लूंगा, और मेरे वैसे भी 500 क्लाइंट्स हैं, बराबर, एक कम हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आपको अगर नोटिस आता है 10 लाख रुपए का, पेनल्टी आती है, आपका दिन ब्लैक लिस्ट हो सकता है। तो ये भी बीच में हुआ था कि 19,000 कंपनीज को गवर्नमेंट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया एज अ शेल कंपनी। इन्होंने कोई पेपर वर्क नहीं किया, कोई फाइलिंग नहीं की, और इन कंपनीज में जो डायरेक्टर थे उनका डिन नंबर डिस्क्वालीफाई हो गया 5 साल के लिए। डिन नंबर डिस्क्वालीफाई होना इज अ वाइट कॉलर क्राइम। मतलब अगर आप वीजा लेना चाहो, यूरोप का वीजा तो भूल ही जाओ, यूएस का वीजा भी भूल जाओ, बिकॉज यू आर अ वाइट कॉलर क्रिमिनल। गलत एडवाइस की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से अगर आप कुछ नहीं करते हो, आपका वीजा ब्लॉक हो सकता है, आपका लोन ब्लॉक हो सकता है, आपको होम लोन नहीं मिलता फॉर एग्जाम्पल। राइट। और जो आपने बताया 19,000 कंपनीज को उन्होंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, तो क्या वो सच में शेल कंपनीज थी या फिर बस कर दिया उनको, उनके प्रॉपर पेपर वर्क नहीं था इसलिए? आई वुड से 80% शेल कंपनीज थी, बट 20% ऐसी भी कंपनी थी जहाँ पे फाउंडर को पता नहीं था कि ये फाइलिंग करना होता है, ये रिटर्न फाइल करना होता है। बिकॉज जिस बंदे ने उनको फॉर्म करके दे दिया, उसको उसका पैसा आ गया, वो भूल गया। बराबर है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े क्लाइंट होते हैं, जो बड़ा बिल पे करते हैं, बराबर है, फोकस हमारा उन्हीं के पास होता है। राइट। सो पर्सनली आपको किस टाइप के बिजनेस मॉडल के साथ काम करना पसंद होता है? जैसे कोई कंपनी B2B हैंडल कर रही है उनके साथ, B2C के साथ, या फिर आजकल जो D2C आया है उनके साथ? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉडल ऐसा है नहीं कि पसंद है, पर मुझे ऐसे फाउंडर्स के साथ काम करने में मजा आता है जिनमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। जो थोड़े रेस्टलेस टाइप के फाउंडर होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। कुछ करना है मतलब, तो हसल करते हैं, थोड़ा हसल, रिवर्ट करने में एक स्पीड हो, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। इसीलिए बड़े कंपनीज से मुझे बिलिंग ज़्यादा आती है, बट मज़ा आता है ग्रोथ कंपनीज के। तो मेरा जो स्वीट स्पॉट है ना, इट इज़ फॉर दोज कंपनीज हु आर इन 5 to 50 करोड़ ब्रैकेट। तो 50 के बाद क्या होता है, वो एक इंटरनल भी टीम बना लेते हैं। Right. तो मेरी टीम एक ऑडिट टीम या कोई फायर फाइटिंग करना है, इंपॉर्टेंट केस लड़ना है, तब हम आते हैं। बट जब आप ग्रो कर रहे हो तो वी आर योर ओनली टीम, तो तब मजा आता है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, राइट, और मैंने किसी इन्वेस्टर से पैसे उठाए, मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर ही है, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, उसके बाद मैंने पूरी मेहनत की लेकिन स्टार्टअप नहीं चल पाया, अनफॉर्चुनेटली मुझे बंद करना पड़ा। तो क्या मुझे उस एंजल इन्वेस्टर को वापस पैसे देने पड़ेंगे, या फिर वो मेरे ऊपर कोई केस कर सकता है, या कैसे होता है? अगर आपने जेन्युइनली वो पैसा बिजनेस में लगाया और बिजनेस लॉस में चला गया, जैसे कोविड आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसा वापस नहीं करना है। बट अगर आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया और एक अच्छी गाड़ी खरीदी, घर पे रेनोवेशन में लगाया, तो इन्वेस्टर आप पे केस कर सकता है। तो बेसिकली द लॉजिक इज, आपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस लॉस में चला गया, नो इश्यूज, फंड मिसयूज किया, इश्यूज। और यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टर होते हैं, वो फाउंडर की इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं फाउंडर को कि मैं तेरे को ये 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे 10% तेरा कंपनी भी चाहिए, प्लस 20 लाख मेरे को रिटर्न भी चाहिए विथ 20% इंटरेस्ट। अच्छा। उस पर अगर आपने साइन कर दिया, फिर आपको लौटाना भी है। इन दी एंड, जैसे मैंने बोला, आपका जो नॉलेज है, आपको जो एडवाइस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बताइए कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने पैसे दिए, या मैं ही इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए और जो फाउंडर है वो उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो मैं एज एन इन्वेस्टर में क्या कर सकता हूँ उसके लिए? सही इस्तेमाल थोड़ा सब्जेक्टिव अच्छा टर्म है। जैसे मैंने बोला, जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हो, एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट बनता है। अच्छा, उसमें एक शेड्यूल होता है कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अच्छा, जिसमें आप बोलते हो कि आपके पैसे से मैं 3 दुकान खोलूंगा, 3 फ्रेंचाइजी खोलूंगा, फ्रेंचाइजी के इंटीरियर में इतना लगेगा, पूरा डिटेल में होता है। उसके हिसाब से अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्टर आप पे लीगल केस करेगा कि आपने अग्रीमेंट ब्रीच किया है, और पूरा पैसा वापस भी मांग सकता है। अच्छा, और आप पे पुलिस केस भी कर सकता है फॉर फ्रॉड। बट आपने सही जगह लगाया है, बट बिजनेस नहीं चला, नो प्रॉब्लम। आप ये भी बताइए कि कोई भी इन्वेस्टर
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें चेक करते हैं और क्या ड्यू डिलिजेंस करते हैं? डिपेंड करता है आप कौन से स्टेज पर हो। जैसे मैंने बोला, अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, सीड राउंड पे, तो आपके बुक्स पे तो कुछ है नहीं, टर्नओवर, क्लाइंट्स वगैरह कम है, उस केस में फाउंडर को ज़्यादा चेक करते हैं। अच्छा। आपका सिविल देखेंगे, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे, एंड आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों करेक्ट आदमी हो। अच्छा। ये सारी चीज़ें। तो इनिशियली इट इज़ फाउंडर चेक। एक बार आपका बिजनेस 20 लाख के ऊपर टर्नओवर करने लगा, फिर आपका सारा कंप्लायंस, बैलेंस शीट, नंबर्स पूरा अच्छे से चेक होगा। उसके भी आप ऊपर चले गए तो आपका एक लेवल और चेक होगा। अच्छा। नॉट जस्ट आपके बुक्स बट आपके वेंडर्स के बुक्स, आपके लॉयर्स के बुक्स, आपके जितने स्टेक होल्डर होते हैं ना, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा। आपका सारा स्टेक होल्डर्स का ऑडिट होगा। बिकॉज आज आप देखो जो बड़े ग्रुप्स हैं उनका लास्ट वेंडर जो उनको छोटा सा कुछ सप्लाई कर रहा है उसका भी ऑडिट हो जाता है। उसका भी ऑडिट। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली, अगर स्पेसिफिकली बात करूं, आपके ये देखेंगे रिटर्न्स जो आप फाइल करते हो, विच इंक्लूड्स एनुअल रिटर्न और जीएसटी, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट एंड योर कंप्लायंस रिटर्न्स, लेबर, जीएसटी वगैरह। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, दे विल डू अ चेक ऑन करंट केसेस गोइंग ऑन अगेंस्ट द कंपनी और नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये 2 चीजें होंगे तो कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसा नहीं देगा, टच भी नहीं करेगा, आपको मीटिंग के लिए नहीं बुलाएगा। और तीसरा, अगर फाउंडर का कोई रिकॉर्ड में कुछ आ गया, बराबर, सिविल इशू, और कभी कभी क्या होता है, आपका अगर पैन नंबर पब्लिक हो ना, वो पब्लिक पैन नंबर पे कोई आपके नाम पे लोन वोन ले लेता है, फिर आपने उसको पे नहीं किया। हाँ। बट इन्वेस्टर को स्टोरी वोरी समझ में नहीं आती। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें क्लीन रख रहे हो, सेटल कर रहे हो, बिकॉज छोटा इशू वो चेक करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां बनती हैं पैसे उठाने के लिए, तो क्या आपके एक्सपीरियंस में भी कोई ऐसी कंपनी आई है जिन्होंने सिर्फ पैसे उठाने के लिए कंपनी बनाई? जी, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, नाम मत लीजिए। बट ऐसे फंड भी है। अच्छा। कि आप अगर ये कॉलेज से हो तो फंड आपको 10 लाख रुपए दे देता है बेस्ड ऑन कि आप इस कॉलेज से हो। अच्छा। मैं इसका आपको प्राइवेट में दे दूंगा चाहिए तो, बट इसमें देना मुश्किल है। एंड मैंने खुद भी बहुत लोगों से हेल्प किया है कि ग्रांट का पैसा आए, इसलिए हम कंपनी बनाते हैं, बिजनेस मॉडल बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, ओके। तो बट जैसे मैं नॉलेज पे किसी का मोनोपोली नहीं है। राइट। जिसके पास नॉलेज है वो अपॉर्चुनिटी एनकैश कर रहा है, कर लेगा। अगर आप जेन्युइन बंदे हो तो आपका ड्यूटी है कि आप नॉलेज ले लो और अपॉर्चुनिटी एनकैश करो। क्या आपने बचपन से डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसे ही कुछ काम करना चाहता हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज हुई कि करना चाहिए? ऑनेस्टली अगर बताओ तो मेरा मैथ्स वगैरह बहुत वीक था और अच्छा। मैं स्कूल में अच्छा स्टूडेंट नहीं था। हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब कि कोई सीए का मैथ्स वीक हो? नहीं, तो अभी अच्छा हो गया होगा। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं अलजेब्रा वगैरह की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल्स जब आ जाते थे या ज्योमेट्री, साइन कॉस टैन वगैरह कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा। इनफैक्ट मैं फेल हुआ हूँ 2-3 बार। क्या बात करो। तो आपने 10th में वो भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस का प्रमेय? हाँ जी, वो हमको भी समझ में नहीं आता था। तो घर पे माहौल ऐसा था कि ही इज नॉट स्मार्ट। जो स्मार्ट नहीं है वो साइंस नहीं करता है। राइट। हाँ। और साइंस कॉलेजेस पुणे में अगेन टू मच कंपटीशन, तो हमारा जो क्लोज हो जाता था 96-97 पे, और मुझे आया है 76%। अच्छा। 10th में, और 12th में भी ऐसे ही कुछ आया। इट्स नॉट समथिंग ग्रेट। तो आई थिंक साइंस वहीं पे खत्म हो गया। तो फिर आए हम कॉमर्स में, और कॉमर्स में भी प्लान था कि बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, जॉब करेंगे। दैट वाज द गोल। हम लोग थोड़ा मस्त मौला टाइप का ही था, मैं गोवा से हूँ तो। बट जब मैं 12th में था तो एक सब्जेक्ट आया सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वो मैंने पढ़ा, उसमें मैंने टॉप कर दिया वो समहाउ। और जो प्रोफेसर ने मुझे बहुत प्रेशर किया कि तुम सीए करो, सीएस करो, बहुत अच्छा कोर्स है। और तभी मुझे मेरा एक फ्रेंड भी मिला जो बहुत सीरियस और वो टॉपर टाइप का पर्सनालिटी था। बट समथिंग हैपेंड, मैं एग्जाम देते गया, क्लियर होते गया, रैंक भी आते गया। तो आई थिंक यहाँ पे फायदा क्या हुआ, हमारे जो एग्जाम्स है ना प्रोफेशनल कोर्स के, ये मेमोरी पे रिलाई नहीं करते हैं। अच्छा। ये ऐसे होते हैं कि एक कंपनी है, इसका सिंगापुर में डायरेक्टर है, उसने कंपनी को लोन दिया है, अब इसको एडवाइस करो ये पैसा वापस कैसे ले। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, सोचना, मतलब रिमेम्बर नहीं करना है। तो आई थिंक इसकी वजह से आई कुड डू वेल। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बीकॉम खत्म होने से पहले ये सब हो गया। अच्छा, बीकॉम कंप्लीट होने से पहले आपका सीए और सीएस कंप्लीट हो चुका था जी। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी सीए की पढ़ाई कर रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकता है? एक डिग्री की तरफ मत देखो। अच्छा। ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे जब तक आप समझोगे नहीं आप क्रैक नहीं कर पाओगे। और क्या हो रहा है ना, बिकॉज इंडिया बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है,
अच्छे CS लॉयर्स की बहुत ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, वो बहुत टफ बनाते जा रहे हैं एग्जाम। जैसे जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हमने शुरू किया था, हम लोग 12-13 लोग थे, हर लेवल पे कम कम होते गए, लास्ट लेवल तक 2 लोगों ने क्लियर किया। अच्छा, बाकी अभी भी दे रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं? अभी भी दे रहे हैं। इट्स बीन 10 years। एक उनका वो FM अटका है, टैक्स अटका हुआ है। आई थिंक एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प हुआ एग्जाम में इज मेरे जो घर का बैकग्राउंड था और मेरा जो एक्सपोजर था बहुत ज़्यादा था। तो एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा जो भी इस कोर्सेज में जा रहा है, CA या CS और लॉयर्स के ऑफिस में काम करना शुरू करो। अच्छा, बिकॉज जब आप काम करते हो ना, वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं सेम, राइट। तो एक बार आपका दिमाग प्रैक्टिकल हो गया, बिकॉज जब आप काम करते हो आप मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हो, आप क्लाइंट को सोल्यूशन दे रहे हो। राइट, एक बार आपका दिमाग शिफ्ट हो गया प्रैक्टिकल में, फिर आपका एग्जाम भी इजीली क्रैक हो जाएगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विच आई डिड वाज, मैंने डिग्री आने से पहले काम शुरू कर दिया। और आपकी फैमिली में आपके फादर या फिर आपके जो मदर हैं, क्या उनका बैक मतलब वो भी? मेरा एक्चुअली पूरा कम्युनिटी में ही सारे CA लॉयर्स, हम लोग सब वही करते हैं। हम लोग, हमारा कम्युनिटी रिस्क नहीं लेता, बिजनेसमैन थोड़ा कम है। अच्छा, तो सब ये एडवाइजर और CA और CS ही बनते हैं। एंड आई वाज लकी टू हैव माय मदर हु हरसेल्फ वाज अ प्रैक्टिसिंग CA। और ये भी बताइए कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं, इस करियर को शुरू करने वाला है, तो उसको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या किस चीज़ पे स्टिक रहे ताकि लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा सके? पहले तो आप जहाँ पे आपका आर्टिकलशिप करते हो, 2-3 साल जहाँ बिताते हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। तो ब्रांड को ज़्यादा चेज मत करो, मीडियम साइज ऑफिसेज ढूंढो, वहाँ पे काम करो जितना हो सके, 12-15 घंटे, गो कंप्लीट इनसाइड। उसके बाद बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन आप डिसीजन लो, प्रैक्टिस करना है या जॉब करना है। बिकॉज प्रैक्टिस में इनिशियली 2-3 साल मॉनेटरी रिवॉर्ड कम है, जॉब में आपको वो मिल जाता है। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस में जब घुसोगे ना, 2 साल का क्वेश्चन लेके घुसना चाहिए। अच्छा। और दूसरा, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज वो ये भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस में सिर्फ नॉलेज और काम करना ये स्किल नहीं है, काम लाना भी है। हाँ, ब्रांड भी बनाना है। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक बिजनेसमैन हो आप, तो बहुत लोग, और ये ना CA में ना लॉ में कहीं भी सिखाते हैं कि प्रैक्टिस कैसे बनाए। तो आप में अगर वो बिजनेसमैन नहीं है ना, एज अ पर्सनैलिटी, आई वुड से इट्स डिफिकल्ट। मेरे जैसा कोई पार्टनर ढूंढो जो बाहर जाके क्लाइंट्स लेकर आए और तुम करो। जैसे आई एम ऑल्सो वेरी लकी, मेरे यहाँ 4 पार्टनर है। अच्छा, एक सूरत में बैठता है, एक बॉम्बे में बैठता है, एक दिल्ली में, एक चेन्नई में। सारे एग्जीक्यूशन पार्टनर है, इंट्रोवर्ट। इनको बिल्कुल फेस नहीं बनना। अच्छा, इनको काम करना है। और इनको, जैसे मैं इनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, वो भी बहुत ग्रेटफुल है कि कुणाल क्लाइंट लाता कहाँ से इतने बड़े बड़े, यू नो। आपने बताया आपके पास काफी सारे क्लाइंट हैं, तो अगर कुछ बड़े नाम आप बता सके, किन किन के साथ आपने काम किया है? अभी तो लिस्टेड कंपनीज भी हैं। अच्छा। जैसे हमने पेटीएम को बहुत हेल्प किया था। अच्छा। थायरोकेयर को किया है। नेचुरल आइसक्रीम्स ने अभी 40 ईयर्स स्पेंड किए, 1000 करोड़ प्लस टर्नओवर है। तो ऐसे आई थिंक एमसेक ग्रुप है जो कैलाश बियानी सर है, उनका पूरा ग्रुप है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। इट्स स्प्रेड आउट। चेन्नई में सॉलिड प्रो ग्रुप है जो काफी बड़ी कंपनी है। और फिल्मों में बहुत बार ऐसे भी दिखाते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं उनको उतने पैसे नहीं मिल पाते, तो क्या सच में ऐसा होता है या फिर वो गलत जगह पे काम कर रहे हैं? जैसे अगर कोई लॉयर ऐसा है जो स्टार्टअप्स में या बिजनेस को हेल्प करे तो बहुत पैसे बना सकता है, क्योंकि बिजनेस अगर पैसे बना रहा है तो वो भी बनाएगा। आप क्या रिकमेंड करोगे अगर कोई लॉ भी कर रहा है तो उसको क्या इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए या क्रिमिनल में या किसी और चीज में? आई वुड से मुझे इस प्रोफेशन जितना अर्निंग और कोई प्रोफेशन में नहीं दिखता, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। जब मैंने शुरू किया था, मेरा इन्वेस्टमेंट था एक लैपटॉप, और तभी ये टाटा फोटोन का एक USB आता था। हाँ हाँ, ये कौन से ईयर की बात आप बता रहे हैं? 2013-14। 2013। तो 10 साल हो गए। मैंने स्टार्ट किया था उससे, और मेरा फर्स्ट मंथ का 50,000 के अराउंड इनकम था। तो स्टार्टिंग अप कॉस्ट इज 0 इन आवर प्रोफेशन, राइट? आप कहीं से भी स्टारबक्स में बैठ के कुछ भी करके, आपके पास लैपटॉप, दिमाग और इंटरनेट, ये 3 चीजें हैं, आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। पर जैसे मैंने बोला, क्लाइंट्स वगैरह आपको बनाने को नहीं आए तो इट्स डिफिकल्ट। तो स्टार्टिंग अप कॉस्ट बहुत कम है, एंट्री बैरियर कुछ नहीं है, आपके पास डिग्री है, आप शुरू कर सकते हो। अब बात हुई वो अर्निंग वाली, तो इसमें वो एक प्रिंसिपल है ना, परेटोस प्रिंसिपल, वो हमारे प्रोफेशन में भी अप्लाई होता है कि 80% ऑफ द वर्क गोज टू 20% ऑफ द पीपल। देखो, मैंने भी जब प्रैक्टिस की, मेरे पास भी जो क्लाइंट आए वो कहीं से टूट कर ही आए, लॉजिकली, बराबर। तो काम और पैसा, हम लोग वही कहते हैं कि लक्ष्मी ऑलवेज गोज टूवर्ड्स सरस्वती। तो अगर आपको सरस्वती है ही नहीं, आप लक्ष्मी पुल नहीं कर पाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक बनो,
अच्छा, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मेरे को सिविल क्रिमिनल ये सब नहीं करना है, बराबर। इसकी ऑलरेडी बहुत लॉयर्स हैं, 50-50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे को इनके साथ, मैं इनको डायनासोर कहता हूँ, मेरे को डायनासोर के साथ मारामारी नहीं करनी। मैंने नया चुना, मैंने आईबीसी चुना, आईबीसी आया कब? 2016 में। मैंने जीएसटी चुना, जीएसटी आया कब? 2018 में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुना, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। मैंने ऐसे एरिया चुने जहाँ पे ये जो डायनासोर है इनको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है, बट इनके पास क्लाइंट है। तो जैसे मैंने बोला, इनके पास क्लाइंट आता है, मेरे को फंडिंग रेज करना है, इनको फंडिंग का एफ भी नहीं पता, तो ये लोग बोलते हैं कुणाल है, वो आपको हेल्प करेगा। और हमारा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होता है, जो भी मैं उनके क्लाइंट को बिल करता हूँ, एक छोटा कट उनको चला जाता है, तो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो मैं 2 आपको एडवाइस दूंगा, जो भी एंटर करेगा, डायनासोर के साथ कम्पीट मत करो, और जितना हो सके आपका जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करो। एवरी मंथ 1 तारीख को जितने मुझे रेफरल आते हैं सबका पेमेंट सेटल हो जाता है। तो कभी कभी मुझे लगता है वो अपने लिए कम और मेरे लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। थोड़ा आपको आपकी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको खुद को पॉलिश करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, तभी आप एक पैकेज की तरह चार्ज कर सकते हो, आप एक सोल्यूशन की तरह नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे लॉयर्स का एडवांटेज क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई केस कहीं अटका है, आप मेरे को हायर करते हो ना, आप सिर्फ कुणाल को हायर नहीं कर रहे हो, आप मेरा पूरा टीम, मेरा इकोसिस्टम हायर कर रहे हो। आपका जो डेट 3-3 महीने में आ रहा था वो नेक्स्ट वीक आना शुरू हो जाएगा। हमारे वहां पे 25 केस चल रहे हैं, हाँ, वो सब जानते हैं, हमारा नाम पढ़ के ऊपर आ जाता है फाइल, बराबर। तो द अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स यू गेट आर वेरी वेरी लार्ज। साथ ही साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए ऐसा सुनने को मिलता था कि 2020-2021 में फंडिंग बहुत थी, बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे वो हमारे देश में बहुत पैसे लगा रहे थे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि फंडिंग मिलनी बंद हो गई, वो अब नहीं लगाना चाहते इंडिया में पैसा? कोई पर्टिकुलर रीजन इसके लिए? 2 मेन रीजंस, राइट? इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप, बाकी जो पैसा आ रहा था वो यूएस, जापान वगैरह से आ रहा था, तो जैसे वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, उन्होंने खींच लिया। बहुत लोग, जैसे जोमेटो इज एन एक्सेप्शन, बट बहुत स्टार्टअप्स ने, इनका जो टाइम पीरियड होता है ना पैसा लगाने का, इट्स 10 ईयर्स। अच्छा, मैंने दे दिया पैसा, अभी आई विल रिलैक्स फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद आई विल कम एंड सी क्या हुआ, बराबर। तो बहुत स्टार्टअप्स फेल हो गए, तो अभी उन्होंने क्या किया, 10 ईयर्स का लॉजिक पूरा जीरो कर दिया, उसको लेके आ गए 3 ईयर्स पे, और अभी फोकस इज प्रॉफिटेबिलिटी। और अपने जो फाउंडर्स हैं, जिनको आदत हो गई थी कि सैलरी, रेंट, सारा मार्केटिंग का खर्चा इन्वेस्टर के पैसे से करना है, प्रॉफिट करना आता नहीं है, बराबर। लेकिन हमारा देश तो व्यापारियों का देश है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सूरत में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, कितने सारे लोग हैं जो प्रॉफिट पे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की है। तो ये कल्चर अचानक से कहाँ से आ गया, और ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब ऐसी कंट्री जिसमें पैसे डालो तो वो लोग लॉस ही करते हैं? आई थिंक ये थोड़ा वेस्टर्न कल्चर है। अच्छा। और वेस्ट में ये माइंडसेट, अगर आप कल्चर देखोगे ना, बहुत चेंज होता है। जैसे जर्मनी में कभी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करते। अच्छा। वो क्लाइंट को बोलेंगे तू जा, एम्प्लॉय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा। जापान में जाओगे, एम्प्लॉय इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्लाइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेंडर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा। टोयोटा अपने वेंडर को कभी नहीं जाने देगा। यूएस में ना मार्केट कैप्चरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा। इसलिए आप यूएस में देखो, सारी कंपनीज, अमेजॉन, जो भी आप ले लो, पहले 10-15 साल सिर्फ मार्केट कैप्चर करती है, राइट, और फिर प्रॉफिट बनाती है। इंडिया में जैसे आपने करेक्टली बोला, इट्स अ प्रॉफिट कल्चर, राइट। ना एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, ना क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, ना वेंडर इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक मेरा प्रॉफिट यानी कैश एट होम, राइट, कैश एट बैंक भी नहीं बोल रहा हूँ, जो निकाल रहे हैं, राइट। तो मोस्ट अगर आप बड़े व्यापारी देखो, पूरा पैसा, पूरा इक्विटी खुद के पास ही होता है, राइट, पूरा ब्याज पे बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो दैट इज द करेक्ट कल्चर। जो इसलिए मैं, अगर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बोलूँगा एक आदित्य पुरी हो गए जिन्होंने HDFC बैंक बनाया, नारायण मूर्ति हो गए, ज़ेरोदा ब्रदर्स हो गए, दीज पीपल जिनका एक्चुअल प्रॉफिट्स बन रहे हैं। सर देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे भर भर के हैं, और उन्होंने ये भी सुना हुआ है कि मार्केट के अंदर अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है बहुत ही कम समय में पैसे डबल, ट्रिपल या उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से वो शुरू करें, किसको, मतलब स्टार्टअप्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और ऐसा भी लगता है कि जो प्लेटफॉर्म्स आए उनके थ्रू करेंगे तो क्या पता सही जगह पे पैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट करना कैसे शुरू कर सकता है? पूरा मार्केट, डिमांड सप्लाई अगर आप देखो, पैसा मांगने वाले लोग वर्सेस देने वाले लोग बहुत लॉपसाइडेड है, राइट। तो अगर आप
खुद को एज अ इन्वेस्टर पोजीशन करोगे और थोड़ा कम्युनिटी में मालूम पड़ जाएगा, आपको खुद को 5-10 पिच आने शुरू हो जाएंगे, प्योरली बिकॉज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी बहुत रिवर्स है। दूसरा, बहुत सारे जो अच्छे टियर 1 सिटीज हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, जैसे अच्छा। मुंबई में देयर इज मुंबई एंजल्स, ओके, वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, तो ऐसे जो एंजल नेटवर्क हैं आप इनमें मेंबरशिप लो, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं ना, इनकी पूरी टीम होती है जो ड्यू डिलिजेंस करे। अच्छा, बिकॉज एज नॉर्मली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे स्टार्टअप में, आप कैसे ड्यू डिलिजेंस करोगे? और क्या आप लॉयर को 50,000 दोगे ड्यू डिलिजेंस करने का? नहीं दोगे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट शायद 5 लाख हो, बराबर है। तो बेस्ट वे टू डू इट, माय रिकमेंडेशन इज टू ज्वाइन एंजल नेटवर्क्स। उनकी थोड़ी फी होती है, साल का कुछ 20,000 वगैरह लेते हैं। अच्छा, बट एवरी वीक आप उनके कॉल ज्वाइन करो और जो मीटअप से ज्वाइन करो, 50 से 60 अच्छे स्टार्टअप्स जिनका ड्यू डिलिजेंस हो चुका है वो आपको आके पिच करेंगे। और मिनिमम कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है? 5 लाख 5 लाख से जी। मतलब किसी भी स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। Correct. आपने ये सही बोला कि मार्केट में पैसे मांगने वालों की कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हर आदमी चाहता है मैं सही को पैसे दूं ताकि मेरे पैसे रिटर्न आए। Correct. तो उस केस में एंजल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Correct. और मान लीजिए कोई अगर इन्होंने कोई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया, ये इंडिविजुअली अपने लेवल पे करना चाहते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए सेफ हो जाए? एकदम मिनिमम लेवल पे एटलीस्ट आपका सीए होगा ना, हाँ, उसको वो पेपर्स दिखाइए। अच्छा, और वो चेक कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 डॉक्यूमेंट आप चेक करो। पहला तो फाउंडर्स का पैन दोनों का ले लो, कंपनी का पैन ले लो, और इस पे एक बेसिक सिविल सर्च करो। अच्छा, एग्जिस्टिंग लोन डिफॉल्ट आपको उससे डेटा मिल जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो राइट, फाउंडर्स का और कंपनी का। और तीसरा, जो भी ये पैसा मांग रहे हैं, जैसे इंक्यूबेटर चेक करता है ना, कहाँ लगाओगे, उसका कोटेशन दे दो। ये आप सब ले लो कोटेशन वगैरह, ताकि आप समझे कि आस्क इज जेन्युइन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, 1 टाइम पैसा मत दो। साइनिंग के दिन दे दिया, फिर तुमको अभी नेक्स्ट क्या करना है, कंप्यूटर्स लेने हैं, उतना आपने दे दिया, तो आप एवरी 3 मंथ्स रिलीज करो। ओके, अगर कोई फ्रॉड है वो छुपा नहीं पाएगा, बराबर, और आपका उतना ही पैसा शायद जाएगा, 2 लाख रुपीज रादर देन 5 वन शॉट। तो ट्रांचेस में रिलीज करो, परफॉर्मेंस के माइलस्टोन सेट करो, और अगर फाउंडर नहीं मीट कर पा रहे माइलस्टोन, अगला चेक देना नहीं है। एग्रीमेंट करना होता है तो उसके लिए किसको हायर करना चाहिए? क्या उनका सीए उनको हेल्प कर देगा या कोई और? नहीं, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है उसके 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक लेटर ऑफ इंटेंट बनता है कि मुझे पैसा लगाना है, एक टर्म शीट बनती है जहाँ पे आपके जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फाइनल होते हैं, और लास्ट में एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बनती है जहाँ पे पैसा कहाँ यूज होगा, मुझे कितना शेयर मिल रहा है, मैं बोर्ड पे आऊँगा कि नहीं, वोटिंग राइट्स है कि नहीं, पूरा बड़ा डॉक्यूमेंट मतलब 30-40 पेज का। इसके लिए आपको ऐसे लॉयर की ज़रूरत है जिसने ऐसे डील्स किए हुए हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस लॉयर्स, M&A लॉयर्स, और कंपनी लॉ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट हमको प्रोवाइड किया। आई बिलीव कि पूरे इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। जो भी ये वीडियो देखेगा उसकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।